नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोबेशन काल के दौरान क्या आपको कितने अवकाश मिलते हैं, क्या लाभ मिलता है, क्या वेतन भत्ता मिलता है और साथ में आपको सीएल जो मिलती है इनके अलावा और क्या क्या देय है, कब आपकी वेतन वृद्धि होती है, कितने साल का प्रोबेशन काल निर्धारित किया गया है। ये सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी सारे 15-16 रूल हैं ये, जो आपको अच्छे से ध्यान भी होने चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम एक एक नियम को अच्छे से देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। फिर भी यदि किसी साथी को दिक्कत है तो वो अपना कमेंट्स कर सकता है। फर्स्ट जो रूल है कि सीधी भर्ती में प्रोविजन, हमेशा कोई भी आपकी आरपीएससी की चाहे डायरेक्ट भर्ती हो, चाहे वो आरएसएसबी की कोई डायरेक्ट भर्ती हो, ठीक है, उनके लिए जो प्रोविजन काल फिक्स किया गया है वो किया गया है 2 वर्ष का। ठीक है, जो भी डायरेक्ट भर्ती होती है, चाहे वो आरपीएससी की हो, आरएसएसबी की हो या राजस्थान के किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा जो भर्ती निकाली जाती है, उनके लिए 2006 के रूल के अकॉर्डिंग ये जो प्रोबेशन काल किया गया है वो 2 साल का निर्धारित किया गया है। अब यहां पर जो राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए प्रोबेशन काल की जो सीमा अवधि है वो 2 वर्ष की जगह कितना किया गया है, 1 वर्ष की गई है। ठीक है, यहां पर जो इनके लिए चिकित्सा विभाग या ये कहें मेडिकल डिपार्टमेंट में जो आपका प्रोबेशन काल है वो है 1 साल निर्धारित किया गया है। अब इसमें जो अगला तीसरा रूल है कि प्रोबेशन काल में वेतन वृद्धि को लेकर के, ठीक है, वेतन वृद्धि होती क्या है उसके बारे में भी देखते हैं। वेतन वृद्धि आपको आपका जो बेसिक पे होता है, ठीक है, जैसे बेसिक पे आपको मैं बताऊं, यदि किसी का बेसिक पे 37,800 है, ये इसका है बेसिक पे, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है वो, ठीक है, ये बेसिक पे है तो इस पर 3%, ठीक है, इस पर 3% आपकी वृद्धि होती है, उसको कहते हैं वेतन वृद्धि। और ये जो वेतन वृद्धि होती है ये होती है जुलाई के माह में। ठीक है, ये वेतन वृद्धि जुलाई के माह में होती है। तो ठीक है, तो प्रोबेशन काल में ये वेतन वृद्धि है ये नहीं होती है। ठीक है, चाहे वो चिकित्सा डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डायरेक्ट अपना डिपार्टमेंट हो, इसके अंदर प्रोबेशन काल में कोई भी वेतन वृद्धि नहीं होती है। वेतन वृद्धि प्रोबेशन खत्म होने के बाद में जब भी जुलाई का महीना आएगा, ठीक है, जैसे आपका प्रोबेशन काल यदि दिसंबर में खत्म होता है तो आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 1 जुलाई को आपका वेतन वृद्धि होगी। और वेतन वृद्धि हमेशा बेसिक पे की 3% होती है। ठीक है, ये इसका है वेतन वृद्धि का। और बाकी के नियमों को आप देखते चलेंगे। अगला जो नियम है 4 नंबर देख सकते हो आप, एक होती है राज्य बीमा कटौती। अब राज्य बीमा, ये पूरे रूल हैं, ये प्रोबेशन काल के लिए है, तो आपको मैं बार बार प्रोबेशन शब्द का यूज नहीं लूंगा, आप सीधे आप समझते चलना। राज्य बीमा कटौती इसको बोलते हैं एसआई, स्टेट इंश्योरेंस, यानी राज्य बीमा कटौती। ये प्रोबेशन काल के दौरान नहीं होती है। ठीक है, प्रोबेशन काल के दौरान में राज्य बीमा कटौती का प्रावधान नहीं है, लेकिन समूह दुर्घटना बीमा, जिसको आप जीपीए बोलते हैं, जीपीए ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप इंश्योरेंस होता है, समूह दुर्घटना बीमा, ठीक है, वो यहां पर प्रोबेशन काल में भी होता है। ठीक है, ये प्रोबेशन काल में भी होता है, और जबकि राज्य बीमा कटौती का प्रावधान नहीं किया गया है प्रोबेशन काल के दौरान। अब एक होता है एनपीएस, एक होता है ओपीएस। ये दोनों कटौतियां भी यहां पर आप देख सकते हो। जब आपका सैलरी मूल वेतन बन रहा होगा तो उसके अंदर आप पे स्लिप आप देख सकते हो अपनी। राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले जो करता था, ये कह सकते हो कि जैसे ओपीएस लागू हुई थी उससे पहले करता था एनपीएस कितना, 10%। 10% कटने का प्रावधान था एनपीएस का, लेकिन वर्तमान राजस्थान सरकार के द्वारा ओपीएस लागू की गई है। ठीक है, तो ओपीएस में आपको जो आपका कटता है वो है जीपीएफ 2004। ठीक है, ये अपनी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग अलग अलग कट सकता है, लेकिन ये कटेगा आपको प्रोबेशन के बाद। ठीक है, सॉरी, जीपीए भी कटता है प्रोबेशन के दौरान, प्रोबेशन में। ठीक है, जीपीए है, अभी वर्तमान में ओपीएस लागू है राजस्थान में, तो वहां पर जीपीए 2004 आपको आपकी ग्रेड पे के अकॉर्डिंग कट रहा है, किसी का 1100, 1400, ठीक है, और कम भी कट सकता है। तो यहां पर पहले जो था
वो एनपीएस करता था, वो करता था 10%। तो पहले की भी आप राशियों को देख सकते हो। ये था प्रोविशन काल के नियम है, जिसमें समुद्र दुर्घटना बीमा की कटौती होती है। ये कटौती होती है 700 रुपए, 1400 रुपए और 2100 रुपए। 3 प्रकार की कटौतियां हैं। अगर आप 700 रुपए कटाते हो तो आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए। ठीक है, यहां 10 लाख रुपए का है, यहां 20 लाख रुपए और यहां पर 30 लाख रुपए। ठीक है, ये समुद्र दुर्घटना बीमा है जो कि आपको प्रोवेशन काल के दौरान भी कटाना आवश्यक होता है। ठीक है, प्रोवेशन काल में आपको एक और कटौती देखने को मिलती है, उसका नाम है यहां पर हितकारी निधि। जो आपकी अभी हितकारी निधि, ये भी आपकी प्रोवेशन काल में कटौती होती है 250 रुपए। ठीक है, और यदि आप गजेटेड ऑफिसर हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड है या उससे बड़े अधिकारी, तो वो आपके कटते हैं 500 रुपए। तो यहां पर जो हितकारी निधि है वो दिसंबर के माह में, अभी जो गया है दिसंबर, उसके अंदर आपको ये कटौती के आपको सैलरी आई होगी 1 जनवरी को, उसके अंदर ये 250 रुपए आपको कटे होंगे। ठीक है, और गजेटेड ऑफिसरों के 500 रुपए। तो ये प्रोवेशन काल में भी होती है ये कटौतियां। ठीक है, प्रोवेशन काल में राज्य बीमा कटौती नहीं होती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद और आगे के नियमों को आप देखते चले। प्रत्येक आपको जितनी भी आपके सवाल होंगे, सारे प्रश्नों के जवाब आपको एक एक करके खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है, एक नियम यहां पर यह है अगला 5वां, कि यदि आप पहले 3rd ग्रेड में पोस्टेड हो, ठीक है, 3rd ग्रेड में पहले से आप पोस्टेड हो, ठीक है, और आपका स्थायीकरण भी हो चुका है, ये कह सकते हो कि आपको जैसे 5 वर्ष 3rd ग्रेड में पोस्टेड होते हो गई है। अब आपका चयन हो गया है 2nd ग्रेड में या 1st ग्रेड में। ठीक है, पहले आप 3rd ग्रेड में थे, आपको 4-5 साल सर्विस करते हो गई है, और वर्तमान में आपका नई भर्ती डायरेक्ट आरपीसी के द्वारा 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या कोई भी अदर आरएस या जो भी आपकी अच्छी पोस्ट है उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर यदि आपको यहां पर वेतन आपको 55,000 रुपए यदि मिल रहा है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर यहां पर आपको प्रोवेशन काल में, ठीक है, यहां पर आपको प्रोवेशन काल में भी आपको इतने ही पेमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, प्रोवेशन काल में जब आप पहले से किसी एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाते हो, 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आप आते हो, तो आपका वेतन आपको फिक्स वाला नहीं मिलता है। ठीक है, फिक्स वाला जैसे 23,700 है या फिर 26,500 है या 31 वाला है। ठीक है, ये नहीं कि ये 2nd ग्रेड वाला ये 1st ग्रेड वाला वेतन आपको मिलेगा, ये कम है। तो आपको इन दोनों की तुलना में जो ज्यादा होगा, ठीक है, कि अगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर आप 3rd ग्रेड में भी प्रोवेशन काल में थे और प्रोवेशन काल के दौरान ही आपको 2nd ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो गया या फिर 1st ग्रेड में आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसी कंडीशन में आपको जो भी वेतन ज्यादा है, चाहे अब 3rd ग्रेड का देखो 23,700 रहता है फिक्स वेतन प्रोवेशन काल में, और ये रहता है 26,500, ये 31,100। तो अब यहां से आप देख सकते हो जो वेतन ज्यादा है और जिस भी ग्रेड पे आप हो पोस्टेड, वो वेतन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 5-6 साल सर्विस करते हो गई हो तो आपको वो वाला वेतन मिलेगा, पहले वाला। अब इसमें एक नई बात क्या है वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। इसमें देखो, यहां पर अब आपको एक चीज और बताई थी मैंने, जुलाई के माह में क्या लगता है, वेतन वृद्धि होती है। ठीक है, जुलाई के माह में वेतन वृद्धि होती है, और अभी हमने 2 या 3 नंबर में हमने ये देखा कि वेतन वृद्धि प्रोवेशन काल में नहीं होती है। ठीक है, वेतन वृद्धि प्रोवेशन काल में नहीं होती है, लेकिन कोई कार्मिक यदि पहले से पोस्टेड है, जैसे ये पहले से पोस्टेड था 3rd ग्रेड में, ठीक है, अब उसका चयन हो गया 2nd ग्रेड में, चयन हो गया 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड में उसका चयन हो गया, तो उस स्थिति में इसका वेतन वृद्धि दर होगी। ये ध्यान रखें कि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि वेतन वृद्धि दर होगी, वेतन की वृद्धि 100% होगी, ऐसा नहीं कि यहां पर वेतन की वृद्धि नहीं होगी। यहां पर प्रोवेशन काल के दौरान भी आपका जो 3rd ग्रेड वाला वेतन था उसी के अंदर आपको जो जुलाई के माह में जो वेतन वृद्धि होती है, जिसे हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट बोलते हैं, उसकी जो वृद्धि होगी 3%, वो आपकी अभी भी होगी, चाहे आप प्रोवेशन काल के दौरान ही क्यों ना हो। ठीक है, एक ये रूल भी है। इन सभी रूलों के आपको कंप्लीटली आर्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
टेलीग्राम ग्रुप विक्रम मैथ सर गनीपुर पर, ताकि आपको कौन से नियम के अकॉर्डिंग ये चीजें बताई जा रही है पूरी आपको कंप्लीट डाटा ओरिजिनल मिल जाएगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल देखो प्रोबेशन काल में। अगला जो 6 नंबर का रूल है वो आप यहां पर देख सकते हैं, सीएल को लेकर के है। सीएल को बोलते हैं आकस्मिक अवकाश, कैजुअल लीव। ये आपको प्रोबेशन काल में मिलती है 15, ये सबको पता है 15 मिलती है। और ये 15 कब से कब तक चलती है, इसके लिए भी थोड़ा सा काफी कंफ्यूजन रहता है। तो ये डिपेंड करता है ज्यादातर प्रिंसिपलों के ऊपर। वैसे ऑफिशियली जो रूल है वो आपको मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे आपकी पोस्टिंग है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में आपकी हुई है ज्वाइनिंग, तो आपको दिसंबर से लेकर के जून तक, ठीक है, अगर यहां जून तक आपकी हर महीने की 1.25 सीएल के आधार पर आपकी सीआर बन जाती है। जैसे 6 महीने हो गए, 6 की 6 सील तो 1 हो गई, और उसके अलावा 1 सीएल और लगा लो, ठीक है, तो लगभग 7.5 सीएल, 7.5 सीएल आपकी जून में हो जाती है। और जून के बाद जुलाई से लेकर के वापस नवंबर तक ये भी आपको 7.5 सीएल हो जाती है। तो टोटल मिलाकर के आपको 15 सीएल होती है। अब जरूरी नहीं है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग कोई प्रिंसिपल ले कि दिसंबर से जून तक, ये तो ऑफिशियली नियम में है, लेकिन इस नियमों में संशोधन किया गया है। मेरी खुद की ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग मैंने सीएल काउंट की है, स्वयं की जो काउंट की है वो है ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग की गई है काउंट। अब इसमें क्या होता है, स्थायीकरण का जब आप फॉर्म फिल करते हो उसके अंदर ऐसा लिखा आता है प्रथम वर्ष, ठीक है। अब आप समझ सकते हो इसमें क्या आता है, जब आप फॉर्म भरोगे प्रोबेशन काल स्थायीकरण का, ऐसे लिखा आता है प्रथम वर्ष और यहां पर द्वितीय वर्ष, ठीक है। अब यहां पर आपको कंप्लीट आपकी सीएल भरनी है पूरी जितनी भी है, और यहां पर दूसरे वर्ष की सीएल भरनी है आपको जितनी भी है। 10 है तो 10 भरनी है, 15 है तो 15 भरनी है, 14 है तो 14 भरनी है। अब आप इसे समझ सकते हो, इसमें कोई जून वाला रूल काम नहीं करता है। यहां पर जो नियम काम करता है वो करता है आपका ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग, ठीक है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल क्या करते हैं, जून में आपकी लैप्स करते हैं और जून के बाद फिर जुलाई से नई सीएल काउंट करते हैं, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको फाइनली कि आप 1 महीने की 1.25 सीएल के आधार पर सीएल ले लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट रूल देखो। अगला जो नियम यह है कि अगर आप पहले से पोस्टेड हैं, ठीक है, आप पहले से पोस्टेड हैं और आपके पास में पहले से मेडिकल बचा हुआ है, ठीक है, मेडिकल है, पीएल है, ठीक है, मेडिकल भी आपके पास में बचा हुआ है, एमएल मेडिकल लीव बची हुई है, पीएल लीव बची हुई है, ठीक है। इनका आप उपयोग प्रोबेशन काल में कर सकते हैं। प्रोबेशन काल में आप इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, पीएल का और एमएल का। प्रोबेशन काल में इनका यूज ले सकते हैं, ठीक है। इससे आपका प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ता है। यहां मैं लिख देता हूं, प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि आप यदि पहले से पोस्टेड है और आपको 5-6 साल 7 साल सर्विस करते हो गई है, आपके पास में सीएल भी बच रही है, सॉरी सीएल नहीं, सीएल तो हर साल होती है लैप्स, मेडिकल बच रहा है, पीएल बच रही है, और आपको प्रोबेशन काल में उनकी जरूरत पड़ रही है छुट्टियों की, तो आप यहां पर इनको यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो और आपका प्रोबेशन काल आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखें इसके बाद आगे अगले रूल, एक यहां पर आगे आपका आता है जो मैटरनिटी लीव, ठीक है, प्रसूति अवकाश, और इसको जो कि मातृत्व अवकाश होता है, ठीक है, और एक होता है पितृत्व अवकाश। ये आपको होता है 180 दिन, ठीक है। ये प्रोबेशन काल में भी मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि प्रोबेशन काल में आपको नहीं मिलेगा। प्रोबेशन काल के दौरान भी आपको प्रसूति अवकाश मातृत्व लीव का परमिशन होती है, और आपका जो प्रोबेशन काल है वो आपका बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। 6 महीने के लिए होता है ये लगभग। और इसके अलावा एक मिलती है सीसीएल, चाइल्ड केयर लीव मिलती है, जो कि 2 साल के लिए मिलती है, लेकिन ये आपको प्रोबेशन काल में नहीं मिलती है, ठीक है। यहां पर जो सीसीएल है, चाइल्ड केयर लीव, बच्चे की देखभाल के लिए 2 वर्ष के लिए आपको मिलती है, लेकिन ये आपको प्रोबेशन काल के दौरान नहीं मिलती है।
अगर आप विशेष स्थिति में हो, एक स्पेशल कंडीशन, तो उस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल इशू कर सकता है। ठीक है, तो ये हो सकती है। अब मातृत्व अवकाश, मातृत्व अवकाश प्रोबेशन काल में मिलता है 15 दिन का। 15 दिन का मातृत्व अवकाश आपको प्रोबेशन काल के दौरान मिलता है, और इस प्रोबेशन काल के दौरान भी आपको किसी भी प्रकार का आगे प्रोबेशन नहीं जाता है। ठीक है, ये 15 दिन ऐसे सोचो आपकी एक छुट्टियां मिल जाती है। अब यहां पर जो परेशानी है वो क्या है, सिंपल जो लेने की प्रोसेस है उसके तहत आपको प्रिंसिपल दे देता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे आज बच्चा हुआ उसके तुरंत 2 दिन बाद ही आपको पितृत्व अवकाश मिले, 10 दिन बाद ही मिल सकता है, 15 दिन बाद ही मिल सकता है, वो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, अब यहां तो ये हुआ प्रोबेशन काल वाला। अब इसके अलावा यदि छुट्टियां आप लेना चाहते हो, जैसे अवैतनिक वाली छुट्टियां हैं, और कोई विदाउट पे रहना चाहता है, वो अवैतनिक में आ गया। ठीक है, ये छुट्टियां कैसे मिलती हैं, इनके लिए क्या प्रक्रिया है, उस पर भी हम देखें आगे। अब यहां पर एक आता है असाधारण अवकाश, जो कि आपको 30 दिन के लिए मिल सकता है। ठीक है, इस असाधारण अवकाश पीओ के माध्यम से मिलता है, लेकिन यहां पर जो रूल में जो लिखा हुआ है वो आपको लिखा हुआ है नियुक्ति अधिकारी द्वारा। ठीक है, ये मिलता है नियुक्ति अधिकारी, और नियुक्ति अधिकारी आपका कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, पीओ, पीओ के द्वारा आपको ये 30 दिन का अवकाश मिलता है। ध्यान रखें, इसके अंदर 30 से आपके यदि 31 दिन हो गए, ठीक है, 30 से यदि आपकी 31 दिन हो गए तो आपका प्रोबेशन काल 31 दिन के लिए आगे बढ़ जाएगा। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ जाएगा। समझ रहे इस चीज को, आपने 30 दिन के लिए अवैतनिक अवकाश, असाधारण अवकाश में आप रह सकते हो। अगर 30 से 31 दिन, अगर एक दिन भी आपका एक्स्ट्रा हुआ तो आपका प्रोबेशन काल सीधा 31 दिन के लिए बढ़ जाएगा। इस 30 दिन का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा एक दिन के लिए भी, एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ जाते हो तो। ठीक है, और ये मिलता कौन है, इश्यू कहां से होता है, नियुक्ति अधिकारी अर्थात पीओ के द्वारा ये आपको 30 दिन का अवकाश मिल सकता है। आगे देखें, और बोनस, बोनस का आप समझ रहे हो दिवाली वाला। ठीक है, दिवाली पे जो बोनस मिलता है, ठीक है, वो मिलता है 6,774 रुपए का। ठीक है, ये आपको प्रोबेशन काल में नहीं मिलता है। जो दिवाली बोनस है 6,774 रुपए जो मिलता है, वो आपको यहां पर दिवाली पर जो प्रोबेशन काल है उसके दौरान नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपको 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आप सोचे पूरे प्रोबेशन काल के दौरान आपको यहां पर दिवाली के बोनस दे नहीं होता है, प्रोबेशन के बाद ही आपको ये दे होगा। ठीक है, ये तो जो था, ये प्रोबेशन के दौरान बोनस के लिए रूल है कि प्रोबेशन के बाद ही आपको दिवाली बोनस मिलता है। इसमें आपको लगभग 30% आपका जमा हो जाता है और 70% आपको मिलता है। ठीक है, मिलता है, इसमें कभी थोड़ा बहुत 75% भी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे और कंटिन्यू नियमों को देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन जितने भी प्रोबेशन काल के नियम है वो सारे मैं आपको इसी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपको और अदर दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। किसी भी नियम को लेकर के आपको डाउट हो, कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो वो आप मुझे जरूर कमेंट्स करें। अब यहां पर अगला जो रूल है कि यदि प्रोबेशन काल के दौरान कोई कार्मिक सस्पेंड हो जाता है तो भी उसको निर्वाह भत्ता देय होता है। ठीक है, यहां पर जो निलंबित कार्मिक होता है, ठीक है, निलंबित कार्मिक अर्थात सस्पेंड कोई कार्मिक है तो भी उसको आधा होता है, मतलब 50% उनको निर्वाह भत्ता देय होता है। ठीक है, ये देय होता है। तो ये प्रोबेशन काल के दौरान भी होता है और प्रोबेशन के बाद भी होता है। ठीक है, पूरे नियम है जो भी सारे प्रोबेशन काल के हैं। ठीक है, आगे यहां पर आप देखें अगले रूलों को। अब यहां पर आगे जो है कि मेडिकल क्लेम, यदि किसी भी साथी को कोई दुर्घटना हो जाए और उस कंडीशन में वो अपना क्लेम करना चाहता है, मेडिकल क्लेम, ठीक है, अगर उसने कोई बीमा करवा रखा है तो, जैसे जीपीए का दुर्घटना बीमा योजना है, तो उसके लिए यहां पर जो बीमा कवर दे है, ठीक है, वो देती है गवर्नमेंट। मेडिकल क्लेम अगर आप करते हो तो प्रोबेशन काल के दौरान ये भी दे होता है।
अब इसके अलावा आप अगर राजकीय सेवा में हो, ठीक है, और राजकीय सेवा के दौरान प्रोबेशन काल में यदि आप स्कूल के किसी कार्य से, ऑफिस के किसी कार्य से कोई यात्रा पर गए, तो आपको वहां पर बस किराया या फिर आपको विराम अर्थात विश्राम भत्ता, ठीक है, और इसके अलावा एवज में कभी कभी आपको पीएलओ का भी निर्वहन हो जाता है इसके अंदर, लेकिन प्रोविजन काल में पीएलओ का इतना जिक्र नहीं करते हैं। तो आपको यात्रा करते हो आप, तो बस का किराया अर्थात आपको टीए, ठीक है, जो कि ट्रांस वाउचर होता है, टूर कहीं पर भी जाओगे तो वो आपको दे होता है, ठीक है, ये सभी आपको दे है। प्रोबेशन काल में भी दे है, तो आप कभी भी अपने स्कूल से इस तरह की यात्रा भत्ते पे जाते हैं तो आप आपका जो बिल का जो टिकट होता है वो आप उसका एक सादा पेज पर एक फॉर्मेट बना करके आप पीओ को दे सकते हो, ताकि वो आपको पैसे दे सके, ठीक है। अब इसमें प्रोबेशन में यदि किसी का स्थानांतरण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो नियम और बचे हैं, बस खत्म। फिर यहां पर एक लास्ट है कि प्रोबेशन काल में स्थानांतरण होने पर केवल माइलेज अलाउंस एंड इंसिडेंटल ऑन फिक्स रेमोरेशन का दे है। अब ये क्या है, ये आपको बता दूं मैं, ये आपके लिए नहीं होता है। केबीएस वाले जितने भी कार्मिक होते हैं, इनके लिए यदि उनका एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर किया जाता है तो उनको ये सारे वेतन भत्ते मिलते हैं। जैसे यात्रा पर हर मील पर दी जाने वाली राशि होती है माइलेज अलाउंस, इंसिडेंटल है नियत पर आकस्मिक, ठीक है, जितने दिन का वो वहां पर आने जाने का मतलब भाई 2 दिन लगते हैं जाने में, तो आपको उनको 2 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो उनका पारिश्रमिक है, जो वो एक जगह से दूसरे जगह पर अपने सामान को शिफ्ट करते हैं, तो उनके लिए जो उनका चार्ज होता है वो सारा कंप्लीटली एक बिल बन करके पूरा प्रिपेयर तैयार होता है। लेकिन ये अपने जो सामान्य कर्मचारी है उनके लिए नहीं होता, ये केवल केबीएस और जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनके लिए ये नियम लागू होता है, ठीक है साथियों। तो ये हमारे कुछ जो नियम है प्रोबेशन काल के, वो सारे मैंने यहाँ पर कंप्लीटली इंक्लूड किया है। फिर भी यदि किसी भी साथी को यदि दिक्कत है तो वो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।